कल 2 क्वेश्चन किए थे, उसमें क्या किया था, एक क्वेश्चन में क्या किया था, मास था यहाँ पर, तो इस मास की ये वेलोसिटी तो है ही, लेकिन इसका जो ये फ्रेम है जिसके ऊपर ये पड़ा है वो भी मूव कर रहा है। तो वेलोसिटी क्या थी, ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी का वेक्टर सम। तो काइनेटिक एनर्जी फाइंड करते टाइम वो इस चीज़ का ध्यान रखना जरूरी है। फ्रेम के ऊपर आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि फ्रेम तो नहीं मूव कर रहा। और तीसरा है कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ही गलत निकाल दिए या जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स ही गलत हो गए तो आपका सारा क्वेश्चन गलत ही जाएगा और टाइम ही वेस्ट करवाएगा वो, आपका क्वेश्चन ठीक हो ही नहीं सकता तब। ठीक है, अगर आप इन दोनों में से कुछ भी मिस करते हो तो क्या होगा, ऑप्शंस देख के आपको समझ आ जाएगा कि मिस कर रहे हैं। मान लो ओमेगा वगैरह दिखी आपको ऑप्शन में तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ मैंने काइनेटिक एनर्जी रोटेशन की वजह से नहीं ली। लेकिन अगर आप डिग्रीज ऑफ फ्रीडम से ही गलत शुरू हो गए ना, फिर गलत ही जाएगा क्वेश्चन। तो पहले थोड़ा सा ध्यान दे इस चीज़ को। और जिसने देसी उपाध्याय की 9 एग्जाम्पल कर ली, मुझे नहीं लगता कि वो कभी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम गलत निकालेगा। ठीक है, इसमें ऑलमोस्ट हर तरह की अंडरस्टैंडिंग चेक हो जाती है। हाँ 9 एग्जाम्पल थे ना, आपने कहा था देख के आने के लिए जेसी उपाध्याय में। हाँ जी, जेसी के 9 क्वेश्चंस करने थे। नंबर 2 क्वेश्चन समझ में नहीं आया। सारे क्वेश्चन समझ नहीं आए। नंबर 2 हाँ ठीक है, एंड में कर लेंगे नंबर 2 भी। वो जो भी प्रॉब्लम होगा पूछ लेना, कोई बात नहीं, करते हैं वो भी। ठीक है, अभी क्या करना है हमें, मान लो अब आपको लैग्रेंजियन पता चल गया और आपसे पूछा है इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो लैग्रेंज मैकेनिक्स में इक्वेशंस ऑफ मोशन कैसे निकाली जाती हैं, उसको बोलते हैं यूलर लैग्रेंज इक्वेशन। यूलर लैग्रेंज इक्वेशन। यूलर लैग्रेंज इक्वेशन क्या होती है, आपके पास जितने भी कोऑर्डिनेट्स हैं सबके लिए एक यूलर लैग्रेंज इक्वेशन बनेगी। जैसे न्यूटन इक्वेशन होती है ना, अगर आपके पास जितने भी कोऑर्डिनेट्स हैं सबके लिए बनती है एफ एक्सटर्नल। ठीक है, एम वाई होगा तो उसके लिए होगी। तो हर किसी के लिए, हर कोऑर्डिनेट के लिए अपनी होती है। वैसे यूलर लैग्रेंज इक्वेशन हर के लिए अपनी होती है, हर कोऑर्डिनेट के लिए एक यूलर लैग्रेंज इक्वेशन है। वो यूलर लैग्रेंज इक्वेशन क्या होती है, डी बाई डी टी टाइम डेरिवेटिव करली एल बाई करली क्यू नॉट, क्यू इज अ कोऑर्डिनेट। अभी इसकी एग्जांपल लेंगे तो और समझ आ जाएगा, लेकिन करली का मतलब है कि बाकी सबको कांस्टेंट रख के सिर्फ वेलोसिटी के साथ डेरिवेटिव करना है। माइनस करली एल बाई करली क्यू इक्वल टू 0। तो ये नंबर ऑफ इक्वेशंस कितनी होंगी, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के बराबर या फिर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ठीक है चलो, तो अब इसी एग्जांपल को ले लेते हैं। ठीक है, इसी एग्जांपल को लेते हैं। तो यहाँ पर मैं काइनेटिक एनर्जी लिख के इसको नीचे ले आता हूँ। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी क्या थी हमारी, ये थी ना, इसको भी ले आते हैं। ठीक है, अब मुझे बताओ कि तुम्हारा फाइनल लैग्रेंजियन बन गया है जो, उसको लिख लेते हैं एक बार, m प्लस एम नॉट बाई 4 वाई नॉट स्क्वेयर वाई नॉट डॉट स्क्वेयर प्लस एम जी वाई माइनस एम जी वाई प्लस एम जी एल। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि इसमें कितनी नंबर ऑफ इक्वेशंस बनेगी। एक ही बनेगी भैया, एक ही बनेगी भैया। तो सबसे पहले क्या करना है, डी बाई डी टी करली एल बाई करली क्यू नॉट, मीन्स क्यू क्या है यहाँ पर, वाई है, तो करली वाई नॉट करली एल बाई करली वाई। तो सबसे पहले आपको ये इक्वेशंस लिखनी है ताकि आप कभी गलती ना करें। अब करो वाई नॉट के साथ इसका डेरिवेटिव, बाकी सबको कांस्टेंट मानना है, सिर्फ वाई डॉट के साथ डेरिवेटिव कर देना है। तो क्या आएगा, ठीक है यही आएगा। यस भैया। यस।
ठीक है, तो अब Yes. करली एल बाई करली वाई करो, तो यहाँ पर क्या आएगा एम जी माइनस एम जी। ठीक है जी। यस अब ये कांस्टेंट है, Yes. इसकी तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तो सीधा डेरिवेटिव की क्या आ जाएगा फिर m प्लस एम एम वाई नॉट बाई डबल 4। डॉट ठीक है जी, y डबल डॉट और ये उधर ले जाओ तो m माइनस एम जी, y डबल डॉट क्या आ गया m माइनस एम एम प्लस एम नॉट बाई 4। अब जिसने क्लास 11-12 में थोड़ी बहुत भी बोर्ड में ध्यान दिया होगा तो उसको पता होगा ये इक्वेशन निकालना कितना मुश्किल होता है न्यूटन मैकेनिक्स से। एक्सेलरेशन पूछ ली जाती है ऐसे क्वेश्चंस में, क्लास 11-12 के बच्चे को पूछते हैं ना कि एक्सेलरेशन निकाल लो। यस भैया। Yes. और तो एक्सेलरेशन देखो 1 सेकंड में ऐसे निकल जाती है। एक्सेलरेशन ही तो है, y डबल डॉट क्या है एक्सेलरेशन है। किसकी एक्सेलरेशन है ये बताओगे? इन दोनों में से That ये किसकी is एक्सेलरेशन है? पास first capital M तो स्मॉल m की क्या होगी? दोनों ही एक ही है। नहीं, minus same. y double dot. माइनस में जाएगा ना भैया। इसके माइनस हो गया ना। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, वेरी सिंपल। अब प्रॉब्लम क्या होती है लैग्रेंज मैकेनिक्स में, अगर मैं आपसे पूछ लूँ टेंशन निकाल लो, तो टेंशन निकालना थोड़ा सा ट्रिकी काम है। ठीक है, और वो पूछा भी नहीं जाता जस्ट वेस्ट में तो है, लेकिन लैग्रेंजियन को भी निकाल, लैग्रेंजियन फॉर्मेशन में भी जनरलाइज्ड फोर्सेस डिफाइन करके वो भी निकाला जा सकता है, लेकिन थोड़ा मुश्किल है। फोर्सेस की जब तक बात होती है, वेक्टर्स की जब तक बात होती है तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स बेस्ट है, लेकिन जब स्केलर्स की बात आ जाती है या जब आपको एनर्जीज में काम करना होता है तो आपके लिए लैग्रेंजियन मैकेनिक्स बेस्ट है। ठीक है, एक्सेलरेशन निकाल लिया हमने इजीली। अब कोई भी किसी के लिए भी ये काम किया जा सकता है। ठीक है, तो अब और किसी क्वेश्चन के लिए करते हैं जो कल हमने किया हो। कौन सा क्वेश्चन किया था? ये किया था। ठीक है, कॉपी करें इसको। या यहाँ पे नया पेज कर लेते हैं। ओके, तो let's copy this and bring this thing down bridge. भैया चाहे हम v पॉइंट कोई भी चूज कर लें, फाइनल में तो सेम ही आएगा ना आंसर। ये आएगा। वेलोसिटी का सॉरी पोटेंशियल का पॉइंट हम कोई भी चूज कर ले, फाइनल में आंसर वही आएगा हमारा लैग्रेंजियन की इक्वेशन। नहीं नहीं, ये जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं होता ना। जैसे आप क्या आप कोऑर्डिनेट कर रहे हैं वो तो हमेशा डिपेंड करता ही है, कांस्टेंट कांस्टेंट अमाउंट से चेंज होगा, बस ये है। भाई इक्वेशन इक्वेशन और मोशन सेम होगा ना। हाँ, इक्वेशन और मोशन सेम। टेंजेंट डिफरेंट होगा बट हाँ इक्वेशन हाँ, लैग्रेंजियन अलग आएगा, इक्वेशन और मोशन तो सेम आएगा। तब इक्वेशन और मोशन बदल गया फिर तो प्रॉब्लम होगी। सेकंड ये हैंग कर रहा है आज, पता नहीं क्यों। भैया यही मैंने आपको कल भेजी थी, वहां पे मतलब प्लस शो कर रहे हैं बुक्स में। कोई बात नहीं, अभी के लिए माइनस मान के चलते हैं। मुझे लगता है माइनस ही आएगा, क्योंकि जब तक यहाँ तक मुझे याद है गेट का क्वेश्चन है उसमें माइनस था ये। कैलकुलेट किया तो मैंने दोबारा कैलकुलेट किया, माइनस ही आ रहा है वहां पे। है ही माइनस वहाँ पर। आज पता नहीं क्यों ये हैंग कर रहा है। ठीक है, एक सेकेंड क्लोज करता हूँ बाकी चीज़ें। ठीक है जी, अब मुझे बताओ कि इसमें कितनी इक्वेशंस होंगी? 2 ठीक है, एक किसके लिए होगी? एक एक्स के लिए होगी। एक्स के लिए, वाई एक थीटा के लिए होगी। भैया एक और काइनेटिक एनर्जी टर्म होगा, इवन छूट गया है। एक सेकेंड यार, पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पर।
क्या छूटा है बताओ। अच्छा T1 भी है, यस भैया। T1 भी है, वो भी लिया। ठीक है, इसको थोड़ा सा अच्छा करके लिख देते हैं। चलो, तो ये तुम्हारा फाइनल लैग्रेंजियन होगा। इसमें तुम बोल रहे हो 2 इक्वेशंस होगी, एक होगी। हाँ जी, ये पोटेंशियल इजिकल टू v इजिकल टू माइनस mgl था, तो इसमें प्लस हो जाएगा ना। लो जी। L में। ठीक है जी, लो कर दिया। x के लिए होगी तो x के लिए क्या होगी, d/dt कर ली l बाय कर ली x नॉट माइनस कर ली l बाय कर ली x। तो चलो बताओ क्या होगा, ये इक्वेशन क्या बन रही है। d/dt इसमें करो पहले x नॉट, देखो पहले सबसे ये इस टर्म में आया है तो ये 2 आगे आ जाएगा और ये इस 2 को काट देगा, तो क्या आएगा mx नॉट माइनस, अब ये 2 और ये 2 कट गए, ठीक है, और x का x रह गया, तो यहाँ पर क्या आएगा l cos थीटा। और एक और टर्म है यहाँ पर, ये भी है, तो ये इसके लिए क्या आएगा mx नॉट। अब कर ली l बाय कर ली x, है क्या इसमें x है किसी भी टर्म में, नो भैया। तो ये 0। नो भैया। तो ये इक्वेशन क्या है बताओ। कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब तुम किसी भी तरह से लिख सकते हो, 2 तरह से इस इक्वेशन को लिखा जा सकता है। पहली क्या है, नहीं इसको एक ही तरह से लिखेंगे, mx नंबर डॉट l cos थीटा mx नॉट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये तुम्हारी इक्वेशन हो गई। ठीक है जी, किसी भी चीज का d/dt जब 0 होगा तो वो चीज कांस्टेंट होती है। कांस्टेंट इन क्या होती है, कांस्टेंट इन टाइम। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन आप थीटा के लिए बना सकते हैं, वेरी इजी। चलो बनाकर फाइनल आंसर बताओ। L square theta dot ml square theta dot minus 2l x dot sin theta। बताओ। plus हो जाए भैया थीटा के लिए x डबल डॉट की भी जरूरत पड़ेगी। plus 2l हाँ पड़े, ml यहाँ से निकाल लो ना फिर। अभी के लिए इक्वेशन बताओ d/dt की, ml square theta dot और खत्म। plus minus minus q plus Lx dot sin theta. L x dot sin yeah minus plus अरे कुछ बोल लो यार, एक चीज बोलो ना Plus फाइनल। Lx sin plus theta. plus मुझे Plus तुम Lx लोगों dot की आवाज नहीं आ रही। मुझे पता लग रहा है कि कुछ आप बोल रहे हो, लेकिन आवाज नहीं आ रही मुझे आप तक, आप मेरी आपकी मेरे तक। बाकियों को शायद आ रही होगी। एक सेकंड मुझे चेक plus करना। unit right plus बहुत स्लो आ रही है आप लोगों की आवाज ना मुझे, बाकियों को ठीक आ रही है क्या एक दूसरे की yeah आवाज। it's हाँ जी okay। भैया, जस्ट अ सेकंड सही आ रही है। हाँ अब ठीक है, अब बताओ। हाँ क्या plus plus Lx dot sin theta. एल एक्स m माइनस Lx माइनस आएगा ना। माइनस आ जाएगा। Minus- अच्छा minus q माइनस क्यों, Plus L by 4. प्लस होगा। अरे क्यों कंफ्यूज हो रहे हो यार, ये पहले एक माइनस लगा रहने दो। अब बताओ मुझे थीटा कहाँ पर है।
पहला थीटा यहाँ पर आया, तो यहाँ पर क्या होगा, -2l(x0) साइन थीटा, cos थीटा का माइनस इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और थीटा नॉट यहाँ लगा दो, ठीक है, बात खत्म। अब यहाँ पर क्या आएगा, mgl साइन थीटा थीटा नॉट, और एक माइनस यहाँ पर आया क्योंकि cos थीटा का माइनस होता है, यही आया जी। हाँ, और एक ये आया है Yes, sir. सेकंड टर्म में, वो हाफ एक हाफ हाफ विल कट का टू जाएगा और एक एम आएगा एक्स्ट्रा हाफ सेकंड टर्म आएगा में, एक। सेकंड टर्म एम माइनस। ये कह रहे हो, हाँ हाँ जी, यस ठीक है। तो अब मुझे बताओ कौन कह रहा था x0 डबल डॉट चाहिए, इसमें कहाँ x डबल डॉट चाहिए तुम्हें? भैया हेलो, हाँ बताओ। थीटा डॉट क्यों आया? थीटा डॉट तो नहीं आना चाहिए ना, थीटा के हाँ भैया थीटा डॉट तो नहीं आएगा। उसमें डेल एल बाई डेल थीटा था ना, तो थीटा डॉट कहाँ से आएगा? वो नहीं आएगा ना। अच्छा, भाई, डेल बाय theta डेल dot- थीटा, सॉरी, ठीक है, ये आएगा, हाँ ओके। हाँ, यहाँ पर मुझे बताओ कि कहाँ चाहिए, नहीं चाहिए ना, तो ये अब यहाँ पर क्या इक्वेशन आ गई, ml² थीटा डबल डॉट माइनस ml(x0) साइन थीटा प्लस mgl साइन थीटा, बस यही इक्वेशन है तुम्हारी। समझ गए सब कैसे करते हैं? हाँ भैया हो गया। यस भैया। ठीक है, अब Yes, लास्ट भैया। क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन किया है ना, उसको और आगे लेकर जाते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर। क्या है, देखो, अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये होगा तुम्हारा लैग्रेंजियन मैकेनिक्स, हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स भी एक चीज होती है, नहीं सॉरी, उससे पहले क्या करना है, जनरलाइज्ड मोमेंटम्स। जनरलाइज्ड मोमेंटम, तो आप सबको पता है कि जितने भी जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स होंगे उनके लिए एक मोमेंटम भी होगा, ठीक है। अगर एक्स है तो लीनियर मोमेंटम होता है, ठीक है जी। अगर वो क्या कहते हैं उसको, अगर थीटा है तो उसके लिए एल थीटा होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है। तो हर जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के लिए एक जनरलाइज्ड मोमेंटम होता है जिसको हम बोलते हैं पी। और ये कैसे फाइंड किया जाता है, ये किया जाता है करली एल बाय करली क्यू नॉट, करली एल बाय करली क्यू नॉट। तो अगर मैं तुम्हें इस क्वेश्चन में पूछूं, इस क्वेश्चन में तुम्हें जहाँ पर ये लैग्रेंजियन मैंने दे दिया है ये वाला, मतलब तुम्हें पूछूं कि जनरलाइज्ड मोमेंटा निकालो, एक ही निकलेगा y के लिए, तो क्या निकलेगा, p निकाल सकते हो तुम, सिर्फ लैग्रेंजियन को करली y से डेरिवेट कर दो, तो क्या आएगा, m प्लस m नॉट बाई 4 y नॉट, ठीक है। चेक कर लो एक बार, सही लिखा है ना इसमें, देख के चेक कर लो। P dot equal to del dou L by dou Q now. हाँ जी, P dot equal to dou L by dou Q now. कोई ट्रांसलेट कर सकता है? मुझे क्वेश्चन नहीं समझ आया, तो मेरी आवाज़ कट रही थी आगे भी। I was asking that equation which you wrote last. ये दिस इक्वेशन, Yeah. P dot. Okay. हाँ ठीक है, यहाँ समझ आ गया जनरलाइज मोमेंटा कैसे निकालते हैं। अगर मैं बोलूँ कि पी वाई क्या है, जनरलाइज मोमेंटा कोरिस्पॉन्डिंग टू वाई क्या है, तो ये होगा, तुम ऐसे, तुम्हें जितने भी दिए हैं लैग्रेंजियन में जनरलाइज कोऑर्डिनेट, सबके लिए एक एक निकाला जा सकता है, वेरी सिंपल। अब ये क्यों काम आता है वो भी बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मान लो कि अब मैं तुम्हें बोलूँ, यहाँ पे तो यहाँ पर तो सिर्फ पी वाई होगा ना, मतलब पी एक्स पी जेड तो नहीं होगा कुछ। नहीं कुछ नहीं होगा, देखो तो मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूँ, पी थीटा होगा ना भैया। क्यों होगा थीटा, थीटा क्यों होगा, ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, अब बदल हाँ दिया है। इसमें, हाँ भैया इसमें नहीं होगा। यस भैया। इसमें नहीं होगा, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि अगर ये लैग्रेंजियन है, ठीक है, ये लैग्रेंजियन है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली कितने आएंगे मोमेंटम्स, एक ही आएंगे, क्योंकि एक ही कोऑर्डिनेट है y, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ही मोमेंटम होगा। बस वही फाइंड करना है, वो कैसे फाइंड करते हैं,
अपने लैग्रेंजियन को जनरलाइज वेलोसिटी से डेरिवेट कर दो, जो भी आंसर आए वो तुम्हारा जनरलाइज मोमेंटम होता है। ये जनरलाइज्ड वर्ड इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि आप खुद कोऑर्डिनेट्स डिसाइड करते हैं यहाँ पर कि कौन से लेने हैं। हर बच्चा अपने कोऑर्डिनेट डिसाइड करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, तो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स होते हैं ये, ठीक है। हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स भी एक अच्छी मैकेनिक्स है। इसमें क्या होता है, हैमिल्टोनियन जो होता है वो होता है t प्लस वी, लैग्रेंजियन क्या होता है t माइनस वी। तो इन दोनों का डिफरेंस साथ साथ में लेकर चलते हैं। लैग्रेंजियन आप किस किस टर्म्स में डिफाइन करते हो, q में करते हो, q नॉट में करते हो और t में करते हो, ठीक है जी। ये मैंने बताया, आपने जो पीछे साबित किए सबको वेलोसिटीज के टर्म में लिखा। इसका मतलब कि अगर यहाँ पर तुम्हें काइनेटिक एनर्जी लिखनी है तो तुम ऐसे लिखोगे, हाफ mv² लिखोगे। जो हैमिल्टोनियन होता है उसको आपको डिफाइन करने की कंडीशन होती है, आप उसमें q यूज कर सकते हो, p यूज कर सकते हो, टाइम यूज कर सकते हो, वेलोसिटी नहीं यूज करनी होती। तो अगर तुम्हें यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी लिखनी है तो तुम ऐसे लिखोगे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ इस क्वेश्चन में, ये काइनेटिक एनर्जी थी, ये तुमने पोटेंशियल एनर्जी निकाली, तो क्या इन दोनों को मैं ऐड कर दूं तो वो हैमिल्टोनियन बन जाएगा? यस सर। नहीं बनेगा। y डॉट को वेलोसिटी y ट्रांसफर करना पड़ेगा। p को नहीं p स्क्वायर पर 2m का फॉर्मूला। ऐसा नहीं है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, ऐसा नहीं है कि तुम सीधा यहाँ पर मतलब p²/2m कर दो और वो करना शुरू कर दो। कैसे लैग्रेंजियन को हैमिल्टोनियन में कन्वर्ट करते हैं वो देखो। या तो तुम स्टार्टिंग से ही p के टर्म्स में करते सब कुछ, लेकिन वो मुश्किल होता है, ठीक है। लेकिन मान लो एक बार तुमने लैग्रेंजियन निकाल लिया, अब तुम चाहते हो कि इसको हैमिल्टोनियन में लिखें, तो कैसे लिखेंगे? तो हैमिल्टोनियन which is a function of q naught and p and t is written as summation pi qi minus Lagrangian, with Lagrangian also written in terms of qpt। अब इसको मैं करवा के दिखाता हूँ आपको, तब अच्छे से समझ आएगा। QI डॉट आएगा ना? हाँ, qi डॉट कर देता हूँ। How QPT is coming in Lagrangian? वेट जस्ट वेट, थोड़ा सा हल्का सा मुझे टाइम दे दो, अभी तुम पूरा समझाया भी नहीं है। ये लैग्रेंजियन है, ठीक है, ये तुम्हारा लैग्रेंजियन है और तुमसे पूछा जा रहा है कि इसका हैमिल्टोनियन क्या होगा, ठीक है। तो सिंपल सा आइडिया पहला जो आता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है उसके बीच में प्लस कर दो, पोटेंशियल एनर्जी की टर्म्स का जो है साइन बदल दो, तो तुम्हारा आंसर आ जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, क्या करना होता है वो देखो। पी आई ही तो है, कहाँ पर किसने कहा था पी आई कर दो? पी आई तो किया है यहाँ पर, ठीक है। QI का डॉट qi डॉट होगा ना भैया? यहाँ पर नहीं भैया PI वी होगा ना QI लैग्रेंजियन। अच्छा, यहाँ पर QI क्यों ठीक है जी, ठीक, थैंक यू। हाँ जी, भैया वहाँ पे क्यू डॉट आएगा। नहीं हाँ आएगा सर, यहाँ पर, वो नहीं आएगा प्रभु, नहीं आएगा, समझो। हेलो ये देखो, हाँ जी सर, मेरा क्वेश्चन सुन लीजिए। हाँ जी। PI एंड QI डॉट कंसिडर करेंगे तो इसमें तो Q डॉट आ जाएगा ना फिर से, तो ये P एंड Q ही होगा ना? करवा तो लेने दे यार, मुझे पता है आ जाएगा। वो कैसे करते हैं खत्म, वही तो बता रहा हूँ मैं। एंड भैया एक और बात হচ্ছে যে A is equal to T plus V वो होता है जब हैमिल्टनियन एनर्जी एक्सप्लिसिटली T के डिपेंड नहीं करता। आपने T कंसीडर कर लिया तो T plus V नहीं होगा ना वो? चलो हटा लेते, हाँ इतना डिटेल्स में मैं जाना ही नहीं चाह रहा था। टी वाला कभी लिया ही नहीं हमने लैग्रेंजियन। हाँ इसलिए बोला था T। हाँ ठीक है, हटा दिया जी, लिए हटा लो जी। यहाँ पर टी नहीं है किसी भी क्वेश्चन में। वैसे मैं समझा रहा था कि जो हैमिल्टोनियन होता है वो टी की फॉर्म में लिखा जा सकता है, मतलब टी आ सकता है उसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो अब क्या क्वेश्चन, नहीं देखो तुम अब गलत बोल रहे हो मौसम। अगर टी हो भी तब भी लिखा जा सकता है।
वो कंजर्व्ड नहीं रहेगा, वो अलग बात है। हाँ, एनर्जी कंजर्व जब नहीं रहेगा तब वो हैमिल्टोनियन नहीं, हैमिल्टोनियन एनर्जी के बराबर तब होगा जब वो टी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन हैमिल्टोनियन हमेशा ही टी प्लस वी होता है। ठीक है, हैमिल्टोनियन को यूजुअली एनर्जी बोल देते हैं ना तुम। ठीक है, तो टी प्लस वी इज इक्वल टू एनर्जी। अच्छा हाँ ठीक है, सही बोल रहे हो, टी प्लस वी हमेशा ही एनर्जी होगी। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर टाइम डिपेंडेंस नहीं लेनी यार, चलो वो हम वैसे भी लेकर नहीं चल रहे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब सुनो, 2 मिनट मुझे सुन लो, कैसे करते हैं कन्वर्ट। ये लैग्रैन्जियन है, इसके अंदर एक ही कोऑर्डिनेट है y। तो सबसे पहले क्या करो, जनरलाइज मोमेंटम निकालो। वो हमने निकाल लिया था, वो जल्दी से लिख देता हूँ, ये आएगा। ठीक है, अब यहाँ से y नॉट तुम्हें रिमूव करना है, तो y नॉट रिमूव करोगे तो ये आ जाएगा, या y नॉट को p की फॉर्म में लिखोगे तो ये आएगा। तो सबसे पहला काम क्या करो, लैग्रैन्जियन को मोमेंटम्स की फॉर्म में लिखो। जो लैग्रैन्जियन तुम एक्चुअल में तुमने वेलोसिटीज में निकाला था, सबसे पहले तो उसको कन्वर्ट करके मोमेंटम्स की फॉर्म में लिखो। तो क्या ये आएगा, अगर मैं ये y नॉट यहाँ पर डाल दूँ, यहाँ पर स्केयर करूँ, तो यहाँ पर आएगा p स्केयर, 2 ये वाला यहाँ पर रहेगा, और नीचे इसका स्केयर हो जाएगा, और ये इसको एक बार काट देंगे और नीचे एक टर्म आ जाएगी। ठीक है, समझ गए? यस सर। हाँ भैया। सही लिखा है लैग्रैन्जियन p की फॉर्म में। अब ये मत Yes, कहना yes, कि भैया। p की फॉर्म में नहीं होता है, नहीं होता है, ठीक है, नहीं लिखना भी नहीं है, हमेशा वेलोसिटीज में ही निकालना है, लेकिन अब कन्वर्ट कर रहे हैं हम हैमिल्टोनियन में, इसलिए p की फॉर्म में लिखा है। ठीक है, पहला काम ये हो गया। दूसरा काम क्या है, इस टर्म को देखो। अब तुम्हें qi नॉट नहीं चाहिए, तुम्हें pi चाहिए। मतलब pi का क्या मतलब है, यहाँ पर i का क्या मतलब है, i का मतलब है जितने भी कोऑर्डिनेट्स हैं ना, सबके लिए करना है, लेकिन यहाँ पर एक ही है, तो समीशन का कोई यहाँ पर मतलब बनता नहीं है, सिर्फ एक ही है ना। अगर 2 कोऑर्डिनेट्स होते तो हम क्या करते, पी वाई क्यू वाई डॉट प्लस पी एक्स क्यू एक्स डॉट। ठीक है, तो ऐसा काम करते हम, या क्यू वाई करने से अच्छा बोल रहा हूँ, ऐसा ही सीधा ये ले लो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक ही है, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही टर्म आएगी, पी वाई वाई नॉट। अब वाई नॉट तो तुम निकाल चुके हो ना, पी वाई तुम्हें चाहिए, तो पी वाई को मैं यहाँ पे पी बोल रहा हूँ, तो वाई नॉट क्या है, वाई नॉट ये है, तो वो लिख दो, साथ में मल्टीप्लाई कर दो। तो पहली टर्म यही होगी, ये टर्म यही होगी, समझ आया, ये Yes. टर्म और ये टर्म। अब तुमने लैग्रैन्जियन को रेडी कर लिया पी की फॉर्म में, तो लैग्रैन्जियन को लिख दो यहाँ पर, जो भी लैग्रैन्जियन है ना, इसको यहाँ पर लिख दो। ठीक है, अब पहली टर्म और ये टर्म देख रहे हो माइनस हो रही है, जब तुम इसको यहाँ लिखोगे तो इन दोनों को माइनस कर सकते हो ना, यस सर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, Yes. 2, सीधा मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे 2 आ जाएगा, और बाकी क्या आएगा, बाकी ये इसका माइनस होगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा फाइनल हैमिल्टोनियन है, समझ गए? हाँ भैया। ठीक है। ये वाई है यहाँ पर, सब समझ गए कैसे किया है कन्वर्ट हैमिल्टोनियन में? सिर्फ मैथमेटिकल स्टेप्स छोड़े हैं मैंने, सिर्फ, और कुछ नहीं Yes. किया। यस भैया। तो क्या करना है हैमिल्टोनियन के लिए, आपको फिर से जेसी उपाध्याय बुक खोलनी है, वही 9 एग्जांपल्स में सब में इक्वेशंस निकालनी है अब, और उन 9 के 9 को हैमिल्टोनियन में कन्वर्ट करना है, तो सारी मैकेनिक्स खत्म। समझ गए अब क्या करना है? उन्हीं 9 क्वेश्चंस को, आपको क्वेश्चंस पता है, लैग्रैन्जियन बनाने आते हैं, ठीक है, अब उसकी इक्वेशंस निकालो, और उन 9 के 9 क्वेश्चंस में सब लैग्रैन्जियंस को हैमिल्टोनियन में कन्वर्ट करो। अगर ये नहीं करना चाहते तो उसकी बैक एक्सरसाइज पे चले जाओ, बैक एक्सरसाइज में भी बहुत अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं, कोई भी 5 क्वेश्चन कर लो, पूरे लैग्रैन्जियन निकाल लो, हैमिल्टोनियन निकाल लो, सब करो,
अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, बात खत्म। ठीक है, क्वेश्चन तो सबको अगर समझ आ गई? इक्वेशन हाँ तो अगर इक्वेशन ऑफ मोशन निकलने को मतलब किसी क्वेश्चन पे बोला है तो लैग्रेंजियन या हैमिल्टोनियन दोनों में से मतलब किसी एक का यूज कर सकते हैं ना? हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल करो, लेकिन क्या बात है ना, समझो इस बात को, लैग्रेंजियन का ही यूज करना हमेशा, मेरी पर्सनल सजेशन ये रहेगी। ठीक है, ओके y से y नॉट लिया जा सकता है, y से। ठीक है, अब ये हो गया। अब अब सेकंड क्वेश्चन आता है, जैसे लैग्रेंजियन निकाला था तो इक्वेशंस ऑफ मोशन आए थे। ठीक है, तो अब हैमिल्टोनियन निकाला है तो उससे इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे आएगा? तो उससे इक्वेशन ऑफ मोशन का क्या फॉर्मूला होता है? देखो, q डॉट इज इक्वल टू कर्ली h बाय कर्ली p। इसको याद कैसे करना है, बहुत सिंपल करवाता हूँ। जनरलाइज मोमेंटम क्या होता है? यही होता है। तो अब क्या किया है, तुम्हें हैमिल्टोनियन लिखना है L की जगह, और इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, मतलब कि यहाँ पर बोल रहा हूँ, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो आ गया, पहली इक्वेशन में मोशन आ गई। ठीक, अब यस सेकंड क्या है, P नॉट। वो क्या होती है, कर्ली h बाय कर्ली q। तो ये दो इक्वेशंस हैं, आप किसी भी तरह से इनको याद करिए, जो भी करना है करिए, इन दो इक्वेशंस को याद करना है। इन दो इक्वेशन से आप कोई भी इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल सकते हैं। निकाल लेते हैं। Q नॉट, ये तो आप कर चुके हो, अगर आप इसको दोबारा करोगे ना तो यही चीज आएगी, ये चीज आएगी दोबारा। देख लो, यहां से करके देख लो, अगर तुम इसको P करोगे, ठीक है, तो यही आएगा ना, बस P यहाँ चला जाएगा, Y उधर आ जाएगा, यही होगा ना, ये इक्वेशन आएगी ना जब तुम ये इसको करोगे। तो करो इसको, कर्ली h बाय कर्ली p करो। y नॉट आ जाएगा तुम्हारा p m प्लस एम नॉट, m प्लस एम नॉट बाय 4, यही आया ना। यस ठीक है, तो ये इस इक्वेशन में कुछ नया नहीं है, मतलब कुछ क्वेश्चंस में हो सकता है नया, इसमें कुछ नहीं। अब इसको करो, ये तुम्हारी मेन इक्वेशन है, क्योंकि इसको तुम देखकर भी बता सकते हो कि ये तुम्हारी मेन इक्वेशन, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ही तो होता है ना इक्वेशन ऑफ स्टेट में। इक्वेशन ऑफ मोशन में चेंज ऑफ मोमेंटम ही निकालते हैं, न्यूटन जी ने बोला था रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड। तो पी नॉट इज इक्वल्स टू कर्ली h बाय कर्ली q, यानी कि माइनस कर्ली h बाय कर्ली y। यहाँ पर q क्या है, y है। तो अब कर्ली h बाय कर्ली y करो, यहाँ पर कर लो, माइनस एम जी प्लस एम जी, एक में स्मॉल m होगा, एक में कैपिटल, इसमें कैपिटल है। ठीक है, तो ये आंसर क्या है, एम जी माइनस एम जी। ठीक है, क्या ये तो सिर्फ Yes. स्मॉल होगा ना? हाँ जी, मतलब y तो सिर्फ ओके सर, ठीक है। क्या ये चीज सेंस बना रही है? Yes. देखो क्वेश्चन क्या था, ये पुली के लिए क्वेश्चन पे आ जाओ। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, नेट फोर्स। तो इसके ऊपर नेट फोर्स क्या लग रही है, कुछ टेंशन होगी। Zero. नहीं जीरो नहीं लग रही भाई, ग्रेविटी लग रही है सर। ठीक है, ग्रेविटी लग रही है, तो कुछ टेंशन भी होगी ना। तो ये फोर्स, अगर तुम्हें कोई पूछे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है, तो ये है, ऐसे निकल जाता है वो सीधा, ये इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर तुम लैग्रेंजियन से भी इक्वेशन ऑफ मोशन निकालोगे तो यही आएगा। पी नॉट नहीं निकलता उसमें क्या निकलता है, क्यू डबल डॉट की टर्म्स में एक लंबी सी इक्वेशन आ जाएगी तुम्हारे पास। पी नॉट निकालना चाहते हो अगर, तो फिर हैमिल्टोनियन निकलेगा। ठीक है, जब तुम 9 क्वेश्चंस को दोबारा प्रैक्टिस करोगे
तो तुम्हें समझ आ जाएगा सबका सब क्या करना है। और ऐसा भी कर सकते हो कि तुम हैमिल्टोनियन वाले चैप्टर में चले जाओ, लैग्रेंजियन जेसी पादे में हैमिल्टोनियन वाला चैप्टर भी है, उसके क्वेश्चंस कर लो अब जाकर। उसमें भी पहले लैग्रेंजियन निकलवाता है फिर हैमिल्टोनियन सॉल्व करवाता है। ठीक है, तो तुम क्वेश्चन भी नए मिल जाएंगे। भैया हाँ जी, आपने जहाँ वो इक्वेशन ऑफ मोशन लिखा है वो थोड़ा दोबारा सोच लीजिए। ऊपर जाने हैं जी। हाँ ऊपर ना डी डी टी ऑफ डेल एल डेल क्यू डॉट माइनस डेल एल डेल क्यू। ये हाँ ये अंदर का टर्म तो पी है, डेल एल बाई डेल क्यू डॉट हाँ, अंदर का टर्म क्या है? पी, पी है। हाँ पी है। तो उसका डेरिवेटिव पी डॉट। नहीं नहीं, देखो क्या, समझो बात को समझो। जब तुम, हाँ तुम क्या बोल रहे हो कि मतलब पी डॉट इक्वल्स टू क्या, कली एल बाई कली क्यू। हाँ हाँ कर दो, ऐसे उसी कर का दो। हाँ ये कर दो, लेकिन अब मुझे एक बात बताओ, जब इसको तुम करोगे तो लैग्रेंजियन में क्या होगा, क्यू नॉट टर्म्स होंगी। हाँ हाँ वो क्यू नॉट टर्म्स में ही आ जाएगा। आंसर क्यू नॉट टर्म्स में आ गया ना, तो वो नहीं चाहिए। हाँ समझ रहे हो, इस वजह से किया। ठीक है, जब तुम लैग्रेंजियन की बात कर रहे हो तो पी कभी सोचना नहीं, जब तुम हैमिल्टोनियन की बात कर रहे हो तो क्यू नॉट कभी सोचना नहीं। सोचोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, उसी वक्त हो जाओगे। ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन में क्या होता है, मुश्किल क्वेश्चन दिया होता है, थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन होता है, तो उसमें जब तुम हैमिल्टोनियन लिखते हो ना, हैमिल्टोनियन लिखते हो, यहाँ पर क्या करते हैं वो, तुमसे डिमांड नहीं करते कि तुम लैग्रेंजियन को मोमेंटम में कन्वर्ट करो, जैसे हमने यहाँ पर किया। यहाँ पर हमने लैग्रेंजियन को पहले मोमेंटम में कन्वर्ट किया ना, तो ये डिमांड नहीं करते वो क्या करते हैं, ऑप्शंस में जो लैग्रेंजियन लिखा होता है आपको क्लियरली दिख जाएगा, बीच में माइनस साइन है और यहाँ पर कुछ दे रखा है, तो मीन्स ये लैग्रेंजियन है। तो जो लैग्रेंजियन होता है ना, वो एज सच वेलोसिटीज की टर्म में ही लिख देते हैं हैमिल्टोनियन में भी। तो अगर ऑप्शंस में ही ऐसा दे रखा है तो तब इट इज़ अलाउड कि तुम मत करो, इसलिए ऑप्शन पहले रीड कर लो कि ऑप्शंस में रिक्वायरमेंट है इस लैग्रेंजियन को कन्वर्ट करने की। मोस्टली होगी, लेकिन कुछ हार्ड क्वेश्चंस में गेट में नहीं होती, सीधा दे देते हैं वो यहाँ पर वेलोसिटीज में, और इस टर्म को निकालना होता है बस। ठीक है, वो तुम इजीली निकाल सकते हो, पी निकालो, वहाँ से तुम क्यू नॉट की टर्म्स में पी निकाल लोगे और यहाँ पर क्यू नॉट की, क्यू डॉट की वैल्यू डाल दो। समझ गए सब यहाँ तक? यस भैया। You can't see Yes. हाँ तो sign right because you can interchange the sign outside bracket and right. वेयर यू कैन इंटरचेंज The negative sign if it's my t minus v. If we interchange the terms sign inside bracket, it will be t plus v. No? विच ब्रैकेट? भैया वो कह I'm रहा है saying कि बिना बिना एल निकाले भी अगर डायरेक्ट टी प्लस वी करेंगे तो हैमिल्टोनियन वही आ जाएगा जो एल निकालने के बाद हुआ। नहीं आएगा, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, जो तुम हैमिल्टोनियन निकालोगे ना फिर उस केस में, तो वो क्यू डॉट की टर्म में होगा। उसका करोगे क्या, okay. उसका करोगे क्या मुझे बताओ। जो तुम्हारा मोमेंटम ये आ गया पी डॉट, अगर तुम क्यू करोगे तो तुम्हारा अगर हैमिल्टोनियन क्यू नॉट की टर्म में है तो तुम्हारा पी नॉट भी क्यू नॉट की टर्म में आ जाएगा, तो वो नहीं चाहिए ना तुम्हें। ठीक है, इस Got it. प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए हैमिल्टोनियन निकालना जरूरी नहीं होता, क्योंकि हैमिल्टोनियन हर एक आदमी अपना अलग निकाल सकता है, क्या रेफरेंस ले रहा है, क्या कोऑर्डिनेट्स ले रहा है, सबका अलग होगा, लेकिन फाइनल इक्वेशन ऑफ स्टेट सबकी सेम आती है, इस वजह से फाइनल आंसर इज इक्वेशन ऑफ स्टेट्स। तो हैमिल्टोनियन तो एक बीच का प्रोसेस है, क्वेश्चंस में पूछेंगे हैमिल्टोनियन भी पूछते हैं डायरेक्ट, लेकिन जो एक्चुअल फिजिक्स प्रॉब्लम्स में हैमिल्टोनियन निकालना बड़ी बात नहीं होती, इक्वेशन ऑफ स्टेट मेन आंसर होता है। ठीक है, हाँ ठीक है जी, समझ आ गया सबको? भैया हाँ जी, Yeah. हैमिल्टन का फर्स्ट टर्म ऐसा था ना, पी स्क्वायर बाई 2 एम कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम प्लस एम 0/4। हाँ लेकिन ये पी स्क्वायर वाई पे डिपेंडेंट है ना, तो इसे जीरो कैसे कर दिया?
ना ना नो 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 पी स्क्वायर कहाँ वाई पे डिपेंडेंट है? मतलब y ये डॉट पे है वो। y dot No. equals to No, that is what I am saying. This is the beauty. You don't have to see the explicit dependence. You don't have to see the dependence of p. अब तुम बोलोगे कि p स्क्वायर जो है p जो होता है वो mv डॉट होता है, ठीक है, लेकिन क्या इस फॉर्मुलेशन है, ये मैथमेटिकल करने का तरीका है ये, ठीक है। तो अगर p ले लिया तो p है वो बस v डॉट देखने की v देखने की जरूरत ही नहीं, सॉरी यहाँ पे v नहीं आना, v डॉट नहीं आना था, v आना था। तो तुम्हें अब v देखने की जरूरत नहीं है, वेलोसिटीज देखने की जरूरत नहीं है, खत्म हो गई वो बात। इस ये v के ऊपर डिपेंड करता है या नहीं करता, इससे कोई लेना देना नहीं है तुम्हें, ये मैथमेटिक्स की बनाई गई है ऐसे। ये स्क्रीन फ्रीज हो गया। No, no, मिला? no. So नहीं ठीक नहीं ठीक है। हाँ समझ रहे हो बात को, हाँ फॉर्मुलेशन है ये। मुझे भी स्टार्टिंग में यही कंफ्यूजन होती थी, मैं क्या करता था जब भी आपने किया है डी पी बाई डी वाई नॉट या डी पी बाई कुछ भी किया है, तो इसको देखना शुरू कर देता था कि ये किस किस, ये नहीं करना है, पी ये तुम्हारा इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट है, यहाँ पर पी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है। क्योंकि लेट्स डिसाइड, ओके लेट्स से योर मोमेंटम इज एम वी या y इक्वल्स टू 2x। अब इसमें इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट कितने हैं और डिपेंडेंट कितने हैं इस इक्वेशन में? इंडिपेंडेंट एक, डिपेंडेंट एक। है ना। तो अगर मैं बोलूं कि मैंने x को इंडिपेंडेंट ले लिया, तो फिर ले लिया ना, तुम जब x के साथ सॉल्विंग करोगे तो ये थोड़ा बोलोगे कि x इक्वल्स टू y बाई 2 था। नहीं नो सर। आप समझे क्या बोल रहा हूँ मैं? हाँ समझ एक फॉर्मुलेशन में तुम इसको इंडिपेंडेंट ले रहे हो, एक फॉर्मुलेशन में तुम इसको ले रहे हो, पर एक बार जब ले लिया फिर इस रिलेशन को भूलना पड़ेगा। ठीक है समझ गया। ठीक है, तो अब बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने लगी है, फ्यूचर 1 मंथ वीक प्लान। So because of my project at IIT, it will be our last class today. तो कल से क्लास तो नहीं होगी, बट आपका नुकसान ना हो तो उसके लिए क्या करेंगे, क्योंकि मुझे रात में टाइम मिलेगा 10 के बाद या ऐसा करके, तो क्या करेंगे अब हम ऐसा करेंगे कि आपको रोज एक पेपर का 1 पेपर डिटेल सोल्यूशन में अवेलेबल करवाऊंगा। कल से मतलब कि 5 पेपर कम से कम मैं आपको सॉल्व करूंगा लास्ट ईयर के, ज़्यादा भी दे सकता हूँ अगर मुझे ज़्यादा टाइम मिलेगा तो 8 तो अवेलेबल हैं, 8 के भी सॉल्व कर सकते हैं। 5 ईयर के सॉल्यूशंस मैं आपको सेंड एटलीस्ट करूंगा। जैसे पहले आपका काम क्या है कि उस पेपर के हर एक क्वेश्चन को समझना है, एटलीस्ट ट्राई करो कि 70% क्वेश्चन आपको समझ आ जाए। मैं बहुत लंबी थ्योरी नहीं लिखूंगा, लेकिन एटलीस्ट जो बाकी कोचिंग में डायरेक्ट सोल्यूशन दे रखे हैं उससे बेटर लिखूंगा, जो मतलब एलेबोरेटिव होगा कि हाँ ये इसका ये करना होता है, इससे ये करना, और बिना इधर उधर जाए आपको उन्हीं क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को समझना है, ठीक है। ये काम करेंगे अगले 5 दिन के लिए, क्योंकि अब देखो एक्स्ट्रा टॉपिक्स में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस मुझे लगता है कि एक ऐसा टॉपिक है जो कि किया जा सकता है, उसको मैं विद इन थ्रू क्वेश्चन ही सॉल्व कर दूंगा कि इसका क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करते हैं, कॉम्प्लेक्स का ऐसे होता है, ऐसा होता है, विद इन उसी में मैं डिटेल लिख दूंगा कि ऐसे किया जाता है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का। तो ये काम करेंगे। आपका रोज का काम होगा कि एटलीस्ट एक पेपर आप पूरा का पूरा देखो, खुद से सॉल्व करो। मेरे हिसाब से 3 आवर के पेपर को सॉल्व आपको करने के लिए सॉल्यूशंस देखने के बाद भी 5 घंटे कम से कम लगेंगे सेल्फ स्टडी, ठीक है। क्योंकि कुछ क्वेश्चन आपको आते होंगे डायरेक्ट, और ऐसा नहीं है आप सॉल्यूशन पढ़ते चले जा रहे हैं, रीड कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो। करें क्वेश्चन को सॉल्व करो, फिर देखो क्या हो रहा है, ठीक है जी। सबको क्लियर है ये? यस भैया। यस सर। यस सर। किसी को कोई डाउट आता है तो मतलब मोस्ट प्रोबेबली मैं 7 बजे के बाद वो डाउट को सॉल्व कर सकता हूँ, तो उसके बाद आप भेज सकते हो। कोशिश करो ग्रुप में भेजो पहले,
और डिस्कशन करो पूरा दिन, मतलब डिस्कशन करो पूरा दिन उस पेपर के बारे में। तो आज से ही आप तो शुरू कर दो, आप तो मतलब, और मैं आप सबको सजेस्ट करूंगा कि 2021 के पेपर से नहीं शुरू करो, 2020 के पेपर से शुरू करो, क्योंकि ये पेपर बहुत अजीब सा आया था, तो ये आपकी हिम्मत तोड़ देगा। तो इस वजह से 2020 के क्वेश्चन पेपर से स्टार्ट करो और 2012 तक जाओ, और फिर अगर टाइम मिले तो 2021 का कर लें। ओके ठीक है, पेपर्स आप सबके I पास did that अवेलेबल for होंगे। हाँ जी, 2021. I did that for you completely did the 2020 पेपर। yeah. ठीक है, तो जो सा नहीं किया वो कर लो, उसमें क्या है, इतने सारे अवेलेबल है ना। भैया मेरा कुछ क्वेश्चन था। हाँ पूछो मौसम, पूछो जी। हाँ भैया। ठीक है, ये प्लान सबको हो गया क्लियर। हाँ भैया, तो जो हाँ जेस्ट का जो सॉल्यूशन पेपर है फिजिक्स का, उसमें बहुत सारे गलत दिए रखा है, एंड बहुत सारे का जो नहीं कर सकता उसका सॉल्यूशन नहीं है उसमें, एंड इसमें दिक्कत हो रहा है एक। एंड दूसरा, आपने जो हैमिल्टनियन कराया है उसमें आपने साइक्लिक कोऑर्डिनेट बारे में कुछ नहीं बोला, वो कि इम्पोर्टेंट नहीं है, करना नहीं चाहिए वो। साइक्लिक कोऑर्डिनेट, हाँ। अच्छा थैंक यू, करवा देते हैं। एक आखिरी टॉपिक देख लो जी, साइक्लिक कोऑर्डिनेट। कोई टॉपिक नहीं है ये खास, लेकिन मान लो आपके लैग्रेंजियन के अंडर, जैसे वो क्वेश्चन हम कर रहे थे, पिछला क्वेश्चन था बहुत अच्छा। हाँ जी, कौन सा था, ये था, पेंडुलम का जो मोशन ये कर लैग्रेंजियन आपको दिया हुआ है, इसके अंदर दो कोऑर्डिनेट्स थे एक्स और थीटा। लेकिन जब आपने लैग्रेंजियन देखा, तो लैग्रेंजियन के अंदर एक बात बताओ, आपका एक्स तो आया ही नहीं कहीं पर, नहीं है ना एक्स, यस सर। कहीं पर एक्स नहीं है। अब ये चीज क्या है, मोमेंटम कॉरेस्पॉन्डिंग टू एक्स, यही करोगे ना, कर्ली एल बाई कर्ली एक्स डॉट इज मोमेंटम, तो यही किया है ना, कर्ली एल बाई कर्ली एक्स, जो अभी वो लड़का बोल रहा था। ये जनरलाइज्ड Right. मोमेंटम कॉरेस्पॉन्डिंग टू एक्स है कि नहीं, कौन कौन इसको देख पा रहा है। यस सर, कर्ली मतलब एल बाई, एक्सप्लिसिटली नहीं। नहीं वैसे है ना, ये मोमेंटम है ना, ये कॉरेस्पॉन्डिंग टू, चाहे ये एक्स नॉट की टर्म्स में दिया हुआ है, लेकिन ये मोमेंटम है ना ये, यस सर। तो ये कांस्टेंट आ गया ये मोमेंटम। तो जो भी कोऑर्डिनेट आपके लैग्रेंजियन में नहीं होता वो होता है साइक्लिक कोऑर्डिनेट, उसको बोलते हैं साइक्लिक कोऑर्डिनेट, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली जो मोमेंटम होता है वो कांस्टेंट आ जाता है। Constant. ये टॉपिक है बस, ये कंसेप्ट है बस। ठीक है, मौसम इतना ही है, इससे ज्यादा तो नहीं दे रखा होता कहीं पर भी। हाँ भाई। इतना ही होता है। हाँ इतना ही है ये बस। तो साइक्लिक कोऑर्डिनेट अच्छी बात है, लेकिन पता होना चाहिए था ये कंसेप्ट। बाकी ये छोटे छोटे जो बीच में मिस हो रहे हैं ना, वो हम जब 5 से 6 साल के क्वेश्चन पेपर करेंगे उस सब में कवर हो जाएगा। ठीक है, वो बीच में अगर कोई बीच में नई डेफिनेशन आ रही है, जैसे कुछ पॉइंटिंग वेक्टर्स आएंगे ईएमटी में, ठीक है, और वो कह रहा था कि ये प्रॉब्लम आ रही है कि जो क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाते, तो हर एक कोचिंग की एक मजबूरी होती है, जैसे तुम बोल रहे हो फिजिक्स की, लेकिन फिजिक्स वालों की मुझे लग रहा है कुछ ज़्यादा ही मजबूरी है। उन्होंने काफ़ी क्वेश्चन डिटेल में सॉल्व नहीं किए, उनका हो सकता है कुछ अलग हो। तो मैं क्या कोशिश करूँगा कि जैसे 50 क्वेश्चन पेपर में आते हैं, हो सकता है 5 मेरे से भी ना हो, तो उन 5 में मैं कहूँगा कि नहीं हुए, सीधा आपको लिख दूंगा कि ये तो क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा ही मुश्किल है, तो नहीं हुए। लेकिन जो 45 आपको दे रहा हूँ, वो इतना तो उसमें लिखूँ कि उसको रीड करके ही आप समझ पाओ कि लिखा क्या है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, और एक स्टूडेंट कैसे सॉल्व करता है। टीचर की तरह मैं सॉल्यूशन नहीं करूँगा, मैं ऐसे सॉल्व करूँगा, क्योंकि मेरा भी जेस्ट का एग्जाम है फॉर PhD, आपके साथ ही मैं पेपर दूंगा, सेम ही पेपर दूंगा।
तो जैसे मुझे पेपर सॉल्व करना है वैसे ही मैं सॉल्यूशन करके लिखूंगा, तो आप उसको देख के समझ सकते हैं कि ये इसमें ये लिखा है बस। तब भी प्रॉब्लम आती है तो क्या करो, या तो मेरे से पूछो क्या प्रॉब्लम आई है, डिस्कशन को कंटिन्यू रखो टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। हो सकता है मौसम को 1-2 क्वेश्चन ज़्यादा आते हो, गरिमा को कम आते हो, फिर बाकी 2 क्वेश्चन गरिमा को ज़्यादा आते हैं, मौसम को कम, तो इससे क्या होगा, ट्रांसमिशन होगा। और एक लास्ट बात मैं क्या बताना चाह रहा था आपको, कि जब आपका जैम क्लियर हो जाए ना, जस्ट क्वालिफाई हो जाए, तो 1-2 इंस्टीट्यूट हैं जिनके ऊपर मैं चाहता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा नज़र रखें, वो है रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, पता है किसी को इसके बारे में? नहीं। किसी ने सुना है इसका नाम आज तक? यस भैया, यस भैया। नाम सुन। कहाँ पर है, कोई बता सकता है बिना गूगल किए? बैंगलोर बैंगलोर। बैंगलोर। बहुत ही प्यारा इंस्टीट्यूट, बहुत प्यारा इंस्टीट्यूट है। आप कोशिश करिए कि, अगर मुझे नहीं पता है कि ये इंटीग्रेटेड देता है कि नहीं देता, शायद देता है, तो अगर रमन में मिल जाए, या रमन अगर नहीं देता तो वेरी बैड लक, लेकिन रमन इज़ अ वेरी नाइस। और दूसरा है एसएन बोस। तो एसएन बोस क्या करता है, एसएन बोस आपको, एसएन बोस इंस्टीट्यूट 250 रैंक तक भी बुला लेता है, इनका थोड़ा सा क्राइटेरिया भी लो रहता है। और इस साल तो मुझे लग रहा है 300 तक बुलाएगा, क्योंकि इस साल सबने हायर करना है। और सिंस इट इज़ अवर लास्ट मीटिंग बिफोर जस्ट, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जब आप पेपर देना, तो पेपर देने का जो पैटर्न होना चाहिए ना, वो कैसा होना चाहिए कि जैसे ही आप पार्ट ए करेंगे, आपके पास 25 क्वेश्चन होंगे सीधा। ये 25 क्वेश्चन आपके सबसे ज़्यादा टॉप स्कोरिंग होने वाले हैं। तो इसको क्या करो, जैसे मान लो कि आपके पास 50 क्वेश्चन हैं, यानी कि आपको 25 मार्क्स का ये पेपर है, तो इसको आपको 1/4 टाइम देना है। लेकिन मैं इसे कहूँगा कि आप इसे जरूर 1/3 टाइम दें, यानी कि 1 आवर आप दे सकते हो इस क्वेश्चन को, कोई नुकसान नहीं है। और कोशिश तो यही करोगे कि मैक्स टू मैक्स करो, लेकिन कोशिश क्या करनी है कि पहली बार में, एटलीस्ट पहली बार में, किसी भी रॉन्ग क्वेश्चन को, मतलब कोई भी तुक्का नहीं मारना इसमें, ठीक है। जस्ट में तुक्का बहुत ज़्यादा गलत होता है, ये बात याद रखना। जस्ट का तुक्का कभी ठीक नहीं हुआ मेरा आज तक, ठीक है। तो मेरा ये सेल्फ एनालिसिस है कि जस्ट में तुक्के मत मारो, ठीक है। जस्ट मेरा एक बार क्वालिफाई हुआ और एक बार नहीं हुआ, दोनों केसेस में क्या था, तुक्का नहीं बजा, तुक्का नहीं सही होता इसमें। तो क्या करो, पहली बार में वही क्वेश्चंस करो जो पूरे के पूरे आते हैं, अच्छे से आते हैं, और उनके ऊपर टाइम वेस्ट मत करना। जैसे मान लो तुम्हें लग रहा है क्वांटम मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, हो सकता है मैं 5 मिनट दूं तो हो जाए, पहली बार में मत करना, ठीक है। पहली बार में सिर्फ वो क्वेश्चन 10 ढूंढो जो कि आते हैं, 10 तो मिल ही जाएंगे आराम से, जिनका तुम्हें डायरेक्ट फॉर्मूलाज बेस पता है, या जिसमें तुम्हें दिमाग में आइडिया आ रहा है। और जस्ट में दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है, बहुत से ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो 2 से 3 मिनट लगाने के बाद फंस जाते हैं। जैसे ही तुम्हारा क्वेश्चन फंसा और तुम्हें इसे छोड़ना पड़ा, तो दुख बहुत होगा, क्योंकि टाइम भी वेस्ट हुआ, क्वेश्चन भी नहीं हुआ। अब क्या करोगे, बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन अगर फिर से मुश्किल आ गया है, तो छोड़ते चले जाओ जब तक तुम्हें इजी क्वेश्चन नहीं मिल जाता, ठीक है। तब तक तुम क्वेश्चन स्किप करते जाओ। जब ऐसा कुछ हो जाए ना तुम्हारे पास कि 2-3 मिनट 4 मिनट लगाए और क्वेश्चन मिस हो गया, तो उसके बाद क्या करो, स्किप करते जाओ, तब तक तुम्हें एकदम डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड इजी क्वेश्चन नहीं मिल जाता। जब तक तुम ऐसे 2 क्वेश्चन नहीं कर लेते, तब तक तुम फिर से दोबारा से हार्ड क्वेश्चन को मत पकड़ो, ठीक है। ये काम है कि 1 आवर इसको देना है। उसके बाद क्या है, 1 से 15 एमसीक्यू के ऊपर जाना है, एनएटी में हमेशा एंड पे जाना। इसको क्या करो तुम, इसको भी तुम मेरे हिसाब से 1 आवर पूरा का पूरा दो, अच्छे से आराम से। 15 क्वेश्चन 1 आवर, 4 मिनट हो गए ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन के लिए। और कोशिश करो कि पूरा पेपर जल्दी से स्किप करते करते कम से कम 5 क्वेश्चन जल्दी से कर लो, ठीक है। तो 10 मार्क्स में बोल रहा हूँ कि इसमें से शॉर्ट लेकर आओ, मतलब कि अगर बिल्कुल छोड़ भी दो तो 10 क्वेश्चन तो 25 में से ढूंढ ही लोगे। अब ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, 5 करोगे तो आ गए 15, ठीक है जी। ये मैं बिल्कुल बहुत मिनिमम बोल रहा हूँ, मतलब 33% पेपर के बारे में बोल रहा हूँ मैं सिर्फ।
अब 10 NET आएंगे। अब इन NET के ऊपर जाओ, और ये NET मैं समझता हूँ कि एकदम किस्मत के बेस है। इसके ऊपर मुझे लगता है कि अगर आपको 3 या 4 ही NET करने हैं तो 40 मिनट से ज़्यादा या 30 मिनट से, मतलब मान लो अगर आपको पूरे 10 NET में से 3 ही NET करने हैं, मतलब सारे NET के ऊपर इतना दिमाग लगाना ही नहीं है, या 4 ही NET करने हैं, तो एक क्वेश्चन को करने के लिए 5 मिनट लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो 20 मिनट में ये हो जाएगा ना, अगर 4 ही NET करते हो तो मैं क्या कह रहा हूँ, क्वेश्चन पिकिंग बहुत अच्छे ध्यान से रखना। स्टार्टिंग में एक बार फर्स्ट टाइम जब पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो तो क्वेश्चन पिकिंग अच्छे से रखना। तो 4 NET अगर तुम सही कर देते हो, मतलब सिर्फ करते हो 4 ही करते हो, बाकी सब छोड़ते चले जाते हो कि नहीं ये मुश्किल है, ये मुश्किल है, ये हो जाएगा, ये मुश्किल है, ये मुश्किल है, ये हो जाएगा, ये हो, तो जितने भी क्वेश्चन कर रहे हो, 3 कर रहे हो तो 15 मिनट, 4 कर रहे हो तो 20 मिनट, तो इसके लिए तुम मान लो 20 मिनट। और अगर 4 हो जाते हैं, अगर तुम्हारे हो गए 4 तो 12 मार्क्स। तो इतना काम करने से 37 मार्क्स बन जाएंगे। सही बोल रहा हूँ ना? यस भैया। तो अच्छा, अब तुम्हारे पास कितना टाइम बचा? कम से कम 40 मिनट। 1 आवर इसको दे दिया, 1 आवर इसको दे दिया। और ये मैं तुम्हें बहुत, मतलब 10 क्वेश्चन ऐसा बोल रहा हूँ कि छोड़ते चले जाओ, छोड़ते चले जाओ, छोड़ते चले जाओ, फिर तुम्हें इसमें 1 घंटा नहीं लगेगा, फिर तुम इसको मतलब ऑलमोस्ट 30 मिनट में ही कर दोगे। क्योंकि अगर तुमने कसम ही खाली में कोई मुश्किल क्वेश्चन करूंगा ही नहीं, 10 सिर्फ इजी ही करूंगा, तो 30 मिनट में हो जाएंगे ना, फिर क्या प्रॉब्लम है? 40 लग जाएंगे कम, तो एंड में कम से कम 1 आवर तुम बचा सकते हो अगर तुम एकदम ऊपर ऊपर से क्वेश्चन पेपर को स्किप करोगे तो, और सिर्फ आते हुए क्वेश्चन करोगे तो 40 मिनट से लेकर 1 आवर बचाया जा सकता है। अब इस 40 मिनट से लेकर 1 आवर को सबसे पहले जो दिमाग खर्च करना है वो ये 1 मार्क्स वाले पे, फिर ये 3 मार्क्स वाले पे, और एंड में NET के ऊपर। जब तुम दोबारा लास्ट में दोबारा पेपर की तरफ आते हो ना, तो तुम इस 37 मार्क्स में कम से कम नहीं तो 5 से 6 मार्क्स ऐड जरूर कर लोगे। ठीक है? और NET में जहां तुम्हें लगे कि आंसर 0 होना चाहिए तो बिना झिझके 0 लिखाना, क्योंकि नेगेटिव तो होती नहीं है, तो 0 जरूर लिख कर आना। डेसिमल वाले अगर पूछ लिया गया, क्योंकि इस बार जो है वो ऑनलाइन पेपर है तो डेसिमल आंसर्स भी होंगे, तो उसमें तुक्का कोई है ही नहीं चांस, डेसिमल में कभी तुक्का ठीक हो ही नहीं सकता। लेकिन NET में कम से कम अगर कुछ भी ना आता हो तो सब में 0 आंसर तो जरूर ही लिख कर आना। 0 या 2 आंसर, यही 2 मोस्ट प्रोबेबल आंसर होते हैं। ठीक है? क्वेश्चन को रीड कर लेना, अगर प्रोबेबिलिटीज पूछा गया है तो 0 to 1 के बीच में कुछ होगा, इस अकॉर्डिंग तुम इतना तो गेसिंग कर सकते हो। तो मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि सबसे पहले अटेम्प्ट में कोशिश करना कि तुम 35 मार्क्स का एटलीस्ट सिक्योर कर पाओगे। अगर तुमने गलती से 35 मार्क्स का पेपर सिक्योर कर लिया तो तुम एक बात समझना, जब तुम सेंटर से बाहर निकलोगे ना तो तुम्हारे हाथ में रैंक तो जरूर होगा, और वो होगा भी अंडर 300, चाहे जितना मर्जी इजी पेपर आ जाए। और अगर मॉडरेट लेवल का भी पेपर हुआ ना, मॉडरेट लेवल का भी हुआ, तो ये रैंक कम से कम 120 तो होगा। और अगर ये 5 से 6 मार्क्स को ऐड कर दिया जाए तो ये रैंक अंडर 50 हो जाएगी। इतना ही चाहिए ना, इससे रैंक 1 के लिए तो जान ही रहे हो तुम, वो कोई जाता भी नहीं, और हो किस्मत पे ही होता है। तो स्ट्रैटेजी समझ गए एग्जाम को करने की। ठीक है? बाकी एग्जाम में कैसी स्ट्रैटेजी क्या बनती है वो तो उसी दिन की बात होती है। इन केस मान लो कि पेपर बहुत मुश्किल आ गया लास्ट टाइम जैसे, ठीक है, लास्ट टाइम मेरे मार्क्स थे 27 आउट ऑफ 100, ठीक है, और मैं तुम्हें बोल रहा हूँ 37 ले आओ, और मेरा रैंक था 87। तो पेपर इतना भी मुश्किल आ सकता है, समझ रहे हो? आज को पेपर इतना भी मुश्किल आ सकता है कि 27 मार्क्स पे ही 87 रैंक आ जाए। ठीक है जी? क्योंकि NET कोई हो ही नहीं रहा था, एक NET हो रहा था बस, एक उन्होंने सब ऐसे ही गलत कर दिया, गलत था भी नहीं, गलत कर दिया कैपेसिटेंस वाला, एक आध और वो था। गलत था, इलेक्ट्रॉनिक्स का गलत था। हाँ, कुछ बच्चों के आ गए थे जो कि टच में थे ना। 27 का एक ये भी रीजन था कि मैं टच में नहीं था, पेपर हुआ अप्रैल में, मैं मुझे 1-2 दिन पहले याद आ रहा है कि हाँ परसों जस्ट है, दे आते हैं, क्योंकि मेरा तो ऐसे ही दिया हुआ था। तो जो टच में थे उनके 40 तब भी आ रहे थे। तो आप टच में हैं, आप पढ़ेंगे, आप लास्ट ईयर के 6 साल के पेपर 8 साल के करके जाएंगे, तो मुझे लगता है कि 40 मार्क्स को देना बड़ी बात नहीं होगी, बन जाएंगे 40 मार्क्स।
ठीक है, अगर ये स्ट्रेटेजी है तुम, मेरी ये सजेस्टेड है, बाकी अगर आपके लिए कुछ और काम करती है तो उसके ऊपर ही फिक्स रहिए। Do we need to focus on tensors too? टेंसर्स बोला है ना इसमें? Yeah. नो नो, टेंसर इज वेरी हार्ड टॉपिक यार। आई मीन सर मैथमेटिक्स कराया गया Last year paper, there was some question. That's a yes. नहीं, क्वेश्चन तो होगा ही, तो ऑब्वियस ही है, लेकिन टेंसर का हर साल क्वेश्चन नहीं आता। Okay. हाँ, मैथमेटिक्स क्या हो गया? आप कराने वाले नहीं, आज लास्ट क्लास है, बाकी जो मैथमेटिक्स है ना, जो मैथमेटिक्स है उसको, उसके जो भी क्वेश्चन होंगे वो सॉल्व कर दूंगा, वो जो मैंने बताया वैसा होगा। भैया कॉम्प्लेक्स में रेसिड्यू वाले का थोड़ा दे